चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसमें, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। तो उसमें हमें बात करनी पहले एलिंघम डायग्राम की। अब जैसे हमने देखा था थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल में, हमने देखा था कि वहां पर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से अगर रिडक्शन हो रहा है तो। हाँ सर। अब कैसे पता करते हैं, ये पता करते हैं इलिंघम डायग्राम से। तो इलिंघम डायग्राम एक्चुअल में है क्या, इलिंघम ने क्या किया, डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। किसके लिए ग्राफ प्लॉट किया, ये उसने ग्राफ प्लॉट किया फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड या फिर फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड, सबके लिए ग्राफ अलग अलग तरीके से प्लॉट किया। अब हमें कौन सा पढ़ना, हमें सिर्फ ऑक्साइड वाला ग्राफ पढ़ना है, सल्फाइड वाला नहीं पढ़ना है, हैलाइड वाला नहीं करना है। तो ये जो थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इसका ये भी है कि हम एक्सपेरिमेंटली करके बता सकते हैं, यानी हम थ्योरेटिकली इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं तो दिक्कत आती। तो अब इसमें देखिए, तो इसने डेल्टा जी और टेम्परेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ प्लॉट किया। किसके लिए, किसके लिए ग्राफ प्लॉट किया, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के लिए ग्राफ प्लॉट किया। और भी मैंने बताया कि हैलाइड के लिए भी, सल्फाइड के लिए भी है। हाँ सर। तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उनके लिए ग्राफ नीचे की तरफ है, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए ग्राफ कहां पर है, ऊपर की तरफ है। तो इस ग्राफ में जैसे अगर आप देखें, जैसे पहले नीचे वाला देखें, कैल्शियम ऑक्साइड वाला देखें, तो यहां तक जो ग्राफ है इसके बाद एकदम से सडन चेंज आ गया। सडन चेंज होने का मतलब है कि या तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, यानी सॉलिड से या तो लिक्विड हो गया, या लिक्विड से किसमें चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया है, राइट। तो हाँ जब हम जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर देखिए डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ रही है। डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो रही है, लेस नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब ये है कि स्पॉन्टेनिटी कम हो रही है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। कम हो रही है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये ऑक्साइड इतना कम स्टेबल हो जाएगा कि हम उसको डिकम्पोज करके या किसी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम उसको रिड्यूस करा सकते हैं। तो पहले देखिए ग्राफ में कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन, फिर उसके बाद मेटल में जिंक, जिंक के बाद है आयरन, आयरन के बाद यहाँ पर क्या है, कापर, और फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ अब सर। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकता है, कोई मेटल भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। जैसे कार्बन अगर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ग्राफ यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। हाँ अगर वो सीओ में कन्वर्ट होता है, CO2 में कन्वर्ट होता है, तो ग्राफ यहाँ पर आया। सर। अगर सीओ रिड्यूसिंग एजेंट है तो ग्राफ ऐसा आ रहा है। ओके। अब इलिंगम डायग्राम में कहता है कि जनरली ग्राफ का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। जनरली ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, वो भी किस केस में, मेटल के केस में। तो सभी में देखिए आपको पॉजिटिव ग्राफ ही देखेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के लिए डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, और कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखिए जहां डेल्टा जी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जीरो के बाद डेल्टा जी देखिए पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब हो गया इनको तो आपको किसी भी रिएजेंट की जरूरत नहीं, इनका तो ऑटो रिडक्शन हो जाता है। क्यों, पॉजिटिव में चले गए। यानी अगर आप सिल्वर ऑक्साइड को सीधे हीट कर देंगे तो हमें सिल्वर मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट कर देंगे तो मर्क्यूरी मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा। जाएगा। कॉपर ऑक्साइड में भी हमें रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड प्लस Cu2S मिलकर के ही क्या बना लेते हैं, Cu बना लेते हैं, प्लस SO2 अलग हो जाता है। ठीक है, हाँ सर। ये बात समझ में आ गई। तो हाँ। ये इनके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत हमें बाकी चीजों के लिए पड़ती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट सिंपल सा यही है कि जहां पर लाइन कट हो रही है, यहां पर देखिए, इसके बाद क्या हो गया, उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। अब अगर मान लीजिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारा मेटल है, मेटल प्लस ऑक्सीजन से क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना। एक कोई रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन ले लें, प्लस O2 से क्या बनाया उसने, CO2 बनाया है। तो हमारे पास देखिए दो इक्वेशन है, M प्लस O से क्या बना, MO, और दूसरा कार्बन प्लस O2 से क्या बना, CO2। दोनों को मिलाकर के हमें ये वाली रिएक्शन बनानी है। कौन सी रिएक्शन बनानी है, CO2 प्लस M। हाँ सर। यानी हमें मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है। तो सीधी सी बात है, अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो पहले सेकंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। पहले इसके लिए डेल्टा जी कुछ ना कुछ तो दिए ही होगा, इसके लिए भी डेल्टा जी कुछ ना कुछ होगा। अब इसका डेल्टा जी हम फाइंड करते हैं। इसका डेल्टा जी अगर नेगेटिव आया, इसका मतलब रिएक्शन होगी, नेगेटिव नहीं आया तो रिएक्शन
नहीं होगी। नहीं होगी, यानी थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर लग रहा है। अब हाँ अगर मान लीजिए ये जो रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हमने कार्बन लिया है, वो अलग अलग टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट है, अलग अलग टेम्परेचर पर अगर है, तो जिस टेम्परेचर के लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आएगी वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा उस टेम्परेचर पर, जिसके लिए कम आएगी वो कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या बात समझ में आई? हाँ सर। जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे इस पॉइंट पर तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपका, जैसे इसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा, मान लीजिए -100 है, इसका डेल्टा जी कम होगा, मान लीजिए कितना है -50 है, तो इस पॉइंट पर क्या हो गया, दोनों के डेल्टा जी इक्वल हो गए, यहाँ तो हाँ 0 हो गया। राइट, अब मुझे करना क्या है, -100 में से किसको माइनस करना है, -100 माइनस -50 कितना आएगा, -50 आएगा। अब -50 कहां पर आएगा, उसके आगे टेम्परेचर पर आएगा कि पहले के टेम्परेचर पर आएगा, सर उसके आगे के टेम्परेचर पे आएगा। आगे के टेम्परेचर पर आएगा, यानी वहां पर उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई तो वो ऑक्साइड को जल्दी रिड्यूस कर देगा, किसमें, मेटल में रिड्यूस कर देगा। यही इलिंगम डायग्राम है। इतनी बात समझ में आ गई होगी इलिंगम डायग्राम में, हाँ सर। कंसेप्ट मेनली आपको समझ में आ गया होगा, यानी कोई भी रिड्यूस कर सकता है। हम्म, अब जैसे अगर इसको देखें हम, किसको, सिलिका को, इसको देखिए, ये देखिए सिलिका की जो लाइन है, सिलिका की लाइन कहां पर जा रही है, सिलिका की लाइन कहां पर जा रही है, जैसे अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ओके। रिड्यूस करने के लिए जरूरी क्या, वो इंटरसेक्ट करें। हम्म। तो सिलिका लाइन इज अबोव द मैग्नीशियम लाइन, हाँ सिलिका लाइन कहां पर है, ये सिलिका लाइन जा रही है और ये आपकी मैग्नीशियम की लाइन जा रही है, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट तो कर ही रही ना। हाँ सर। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर इंटरसेक्ट मैग्नीशियम की लाइन कर रही है, ठीक है ना। हाँ सर। तो उसके ऊपर है, तो सिलिकॉन कैन सक्सेसफुली रिड्यूस MgO टू फ्री मेटल अप टू 1100 डिग्री सेल्सियस, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम। अब यहां पर देखिए 1100 तक, लगभग कहां तक, यहां तक अगर हम देखें तो दोनों सिलिका और मैग्नीशियम दोनों कैसे कैसे जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं, जा रहे हाँ हैं पैरेलल। हाँ ठीक सर। है, उसके बाद फिर यहाँ 1100 के बाद MgO का स्लोप अचानक चेंज होता है। ये हो गया। चेंज हो गया मतलब एंट्रोपी बढ़ गई यहाँ पर, क्यों, क्योंकि स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस गैस। में चेंज हो गई है। अब जहां पर ये देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट पर ये सिलिका और मैं यहाँ इस पॉइंट पर, तो ये क्या बोल रहा है, लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर द रिएक्शन बिटवीन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोसीड विथ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, यानी ये वाली रिएक्शन हो सकती है। यहाँ फ्री एनर्जी क्या हो रही है, ये देखिए इधर आ गया और सिलिका आपका इधर आया, दोनों की रिएक्शन कराओगे तो डेल्टा जी क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए मतलब रिएक्शन फीजेबल है। बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। अब कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होगा या नहीं होगा, सेम कंडीशन हमें यहाँ पर भी देखनी है। हमें क्या करना है, इक्वेशन बना बना करके हमें सॉल्व करना करना होता है। तो देखते हैं कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है। जैसे जिंक ऑक्साइड के लिए लेते हैं, हाँ जिंक ऑक्साइड के लिए लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वो इक्वेशन देखिए, हाँ भाई, तो इसमें देखिए, जैसे ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे जिंक के लिए देखिए, हाँ सर। जिंक के लिए यहाँ पर एक पॉइंट ये रहा, यहाँ पर जिंक मेल्ट हुआ और यहाँ पर जिंक बॉयल हुआ, इस पॉइंट पर जिंक बॉयल हुआ और इस वाले पॉइंट पर, सर्कल वाले पॉइंट पर जिंक मेल्ट हुआ, यानी यहाँ पर सॉलिड था और ये बॉयल होकर लिक्विड हो गया और यहाँ से वेपोराइजेशन हो गया उसका।
राइट। हाँ अब यहाँ पर देखिए, इसको इंटरसेक्ट करने वाली कितनी लाइन्स हैं? कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो रहा है ना। हाँ सर। तो अब हमें देखना है कि क्या कार्बन किस टेम्परेचर पर या कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं। तो ठीक यहाँ पर देखिए 710 डिग्री सेल्सियस के नीचे, बिलो ए टेम्परेचर ऑफ 710, ये तो 750 है, ये 750 है। है। क्लियर। हाँ तो सर। ऑब्जर्व किया है कि 710 डिग्री के पहले CO इज मोर इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन। तो अब CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों? क्योंकि देखो CO वाली लाइन कौन सी जा रही है? अब CO वाली लाइन शायद ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जा रही है। तो लगभग 710 पर एक जिंक वाले को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर देती है। हाँ। तो उसके नीचे क्या है? CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन उसके ऊपर जाओगे, फिर वो उसके रिड्यूस। ऊपर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक। हाँ यानी देखो अपने को ज्यादा इसमें उलझना नहीं है, क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा। क्वेश्चन में जैसे अगर थर्मोडायनामिक के लिए ग्राफ दे दिया जाए तो ग्राफ से हमें पता करना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट या उसमें किस कंडीशन पे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी हम इसमें क्वेश्चंस पे आएंगे तो वहां पर और ज्यादा क्लियर कंडीशन हो जाएगी। ठीक है। ठीक। हाँ सर। थ्योरी में शायद उतना अच्छे समझ में ना आ पाए कि कंडीशन तो आपको समझ में आई गई है। हाँ अब सर। आता है मेटल रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल के अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं भाई। मेटल नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हाइड्रोजन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि हाइड्रोजन के साथ टेम्परेचर आपको ज्यादा चाहिए। और इसके अलावा हाइड्रोजन क्या है? इनफ्लेमेबल भी है। हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल भी है तो क्या हो सकता है? वो आग पकड़ सकता है, तो रिएक्शन वायलेंट हो सकती है, यानी एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए हाइड्रोजन को हम अच्छा नहीं मानते। ठीक है। ठीक है। ये हाँ। देखिए हाइड्रोजन, जैसे मोलिब्डेनम ऑक्साइड को मोलिब्डेनम में, जर्मेनियम ऑक्साइड को जर्मेनियम में, कोबाल्ट को और टंगस्टन को। तो एलिवेटेड टेम्परेचर तो ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है? हाइड्राइड भी बना लेता है मेटल के साथ। जैसे मेटल बना, हाइड्रोजन हाई टेम्परेचर पर हाइड्राइड ही फॉर्म कर लेगा और एक्सप्लोजन के भी चांसेस है, ऑक्सीजन तो हम ले ही रहे वहां पर। तो इससे बचने के लिए ये सब चीजें नहीं करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखिए, ये रहा क्वेश्चन, दिस सॉल्यूशन है। द रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली feasible as is apparent from the Gibbs energy value. Why does it take place at room temperature? Does it not take place? क्योंकि किसी भी रिएक्शन को अगर हमें कराना है तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको कराने के लिए। तो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए शुरुआत में हीटिंग जरूरी है। ओके सर। दूसरा, इज इट ट्रू दैट under certain condition Mg can reduce alumina and aluminium can reduce MgO? हाँ सर, हो सकता है। ठीक है ना। तो 1350 डिग्री सेल्सियस के नीचे MgAl2O3 को रिड्यूस कर सकता है और उसके ऊपर उल्टा हो सकता है 1350। जैसे हम इलिंगम डायग्राम को देखें, हाँ ये उसमें। इलिंगम डायग्राम रहा, ये इलिंगम डायग्राम है। चल इलिंगम डायग्राम को देखें, 1350 के नीचे यहाँ पर देखिए, ये लगभग 1350 यहाँ पर आएगा, जहां पर एलुमिना क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ। ठीक है ना। हाँ सर। तो और ये एलुमिना का ग्राफ कहाँ गया? हाँ ठीक है। तो 1350 के नीचे कौन रिड्यूस हो सकता है? बोलो जल्दी से। 1350 के नीचे मैग्नीशियम एलुमिना को रिड्यूस कर सकता है। मैग्नीशियम एलुमिना को रिड्यूस कर सकता है, मतलब Mg प्लस Al2O3 टू फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम? MgO। MgO प्लस 2Al लिख सकते हैं ना ये। हाँ सर। ठीक है, ये रिड्यूस कर सकता है। इसके नीचे देखिए किसमें से किसको माइनस करना, वो तो आपको मालूम, क्या दो इक्वेशन रही होंगी, Mg प्लस O2, 1/2 O2 से बना MgO, और दूसरी इक्वेशन क्या रही होगी? 2Al प्लस 3/2 O2 से क्या बना? Al2O3। ये दो इक्वेशन रही होंगी। हाँ सर।
इन दोनों से मिला करके हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर टेम्परेचर पर एल्यूमिना नीचे, मतलब जो नीचे वाला देखिए, नीचे है ना, ये नीचे वाला क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, किसको रिड्यूस कर रहा है, ऊपर वाले को। अब इस पॉइंट के बाद एल्यूमिनियम नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। कोई समस्या इसमें? नहीं सर। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। ठीक है, दोनों कंडीशन क्लियर हो गई। हम्म, अब आयरन का एक्सट्रैक्शन ले लेते हैं हम हीमेटाइट से। तो आयरन के एक्सट्रैक्शन जब हीमेटाइट से करेंगे तो कार्बन भी रिड्यूस कर सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूस कर सकता है। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कंडीशन वहां पर क्या है। बस इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगा, वो प्रैक्टिस का खेल है कि इसमें इलिंगम डायग्राम और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बाकी तो इसमें क्या है, सब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए आयरन की मेटलर्जी में क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस है जिसकी वॉल रिफ्रैक्टरी मटेरियल की बनी होती है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकती है। या नीचे से हम देख रहे हैं ट्वायर्स कहलाते, ट्वायर्स मतलब ये समझ लीजिए दरवाजे। किस लिए दरवाजे हैं, एयर पास करने के लिए। ऊपर की तरफ एक चिमनी टाइप की लगी हुई है बाहर गैसेस को निकलने के लिए। सबसे ऊपर कप और कोन अरेंजमेंट होती है। कप और कोन अरेंजमेंट से यहाँ से चार्ज पुली की मदद से चार्ज इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब चार्ज मतलब यहाँ पर क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है इसमें और यानी हीमेटाइट, हीमेटाइट यानी Fe2O3 प्लस को प्लस लाइम स्टोन यानी CaCO3। इसके अंदर पहले से लाइम स्टोन भर देते हैं। ठीक है। हाँ सर। अब नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर दो होल है, एक अलग है एक ऊपर अलग है, एक नीचे और एक ऊपर है। तो नीचे जो नीचे वाला होल है वो मेटल के बाहर निकलने के लिए, जो ऊपर वाला होल है वो किसके लिए, स्लैग के बाहर निकलने के लिए होल होता है। तब नीचे से हम गर्म करते तो नीचे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कंटिन्यूसली ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हाँ अब सर। ये रिएक्शन 4 जोन में होती है। पहली तो होती है जोन ऑफ हीटिंग, पहला होता है जोन ऑफ हीटिंग, दूसरा होता है जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन, तीसरा होता है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, और फोर्थ जोन होता है कौन सा, फोर्थ जोन होता है कौन सा, जोन ऑफ स्मेल्टिंग। 4 जोन हो गए यहाँ पर। तो हीटिंग का मतलब क्या है, पहले जैसे आपने हीट करा तो हीट करने पर देखिए क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर के CaO और CO2 बनाएगा। हाँ सर। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया और CO2 बना। अब ये हाँ CO2 जो गैस है वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब आपने ऊपर से कोक यानी कार्बन डाल ही रखा है, कार्बन डाल ही रखा है, तो कार्बन प्लस CO2 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, CO2 बना, C प्लस CO2 दोनों मिलकर के बना लेंगे CO। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, CO मिल जाएगा, CO मिल जाएगा, राइट। हाँ सर। अब CO रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, रिडक्शन जोन में। तो रिडक्शन जोन लगभग लगभग कहाँ पर होता है, 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिडक्शन जोन होता है। स्मेल्टिंग के लिए तो बहुत नीचे टेम्परेचर चाहिए, काफी हाई टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर ही पूछ लेते हैं। तो क्या होता है, जो हीमेटाइट है Fe2O3 ये CO से रिएक्शन करके पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 ये कन्वर्ट हो जाता है Fe3O4 में प्लस CO2 में। इसके 3 मोल ले लीजिए, इसके 2 मोल हो गए। अब Fe3O4 एक CO के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है FeO में भी कन्वर्ट हो सकता है, और FeO CO से रिड्यूस होकर के Fe बनाता है और CO2 बनाता है। तो इस तरह से देखिए Fe बन गया है। अब इसमें इम्प्योरिटी किसकी होती है, इसमें इम्प्योरिटी होती है सिलिका की, इसमें इम्प्योरिटी होती है सिलिका की। तो सिलिका क्या कहलाता है यहाँ पर, गैंग कहलाता है। इसलिए इसको हटाने के लिए जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने डाला है उसके डिकम्पोजिशन पर CO बनता है, तो CaO यहाँ पर फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स है, क्यों, क्योंकि सिलिका एसिड है, दोनों मिलकर के कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बना लेते हैं, और वो स्लैग ऊपर की तरफ या नीचे मेल्ट होकर के स्मेल्टिंग जोन में
ऊपर की तरफ फ्लोट होता है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और ये जो आयरन मिलता है उसे हम कहते हैं पिग आयरन। ओके। ठीक है ना। तो अब देख क्वेश्चन इसमें अलग अलग तरीके से बनते हैं कि रिडक्शन जोन में क्या होता है, किस टेम्परेचर पर होता है, सिलेक्ट कौन सा बनता है, इसमें इम्प्योरिटी कौन सी होती है, इसमें फ्लक्स कौन सा होता है। ये सब चीजें अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई सर। इसका एनसीईआरटी में भी अच्छा डायग्राम। हाँ, तो एनसीईआरटी ने ये मॉड्यूल से पढ़ना अच्छे से आ जाएगा समझ में, मॉड्यूल में पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ देखना एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है। अब रिएक्शन कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही देखिए। लोअर टेम्परेचर रेंज में देखिए 500 से 800 केल्विन पर क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, हो गया। हाँ। हायर टेम्परेचर पर देखिए ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ऊपर जाकर के क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने इसको रिड्यूस कर दिया। लाइम स्टोन भी इस टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो गया, और यहीं पर स्लैग फॉर्मेशन भी हो गया। स्लैग फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पर जो हमें आयरन मिलता है इसमें लगभग 4% कार्बन होता है, बहुत सी इम्प्योरिटीज भी स्मॉलर क्वांटिटी में से सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज की इम्प्योरिटीज होती है। तो यहाँ जो आयरन मिलता है इसे हम कहते हैं पिग आयरन। ठीक है। अब पिग आयरन अलग होता है, कास्ट आयरन अलग होता है। एक है पिग आयरन, एक होता है कास्ट आयरन। पिग आयरन में इम्प्योरिटीज ज्यादा है। अगर पिग आयरन में से इम्प्योरिटीज थोड़ी सी कम कर दें, उसमें स्केप आयरन डाल करके, कोक डाल करके, तो उसमें थोड़ा सा कार्बन का कंटेंट लगभग 3% हो जाता है, जो हार्ड और ब्रिटल बन जाता है, उसे कहते हैं कास्ट आयरन। तो पिग आयरन में लगभग 4% कार्बन है, कास्ट आयरन में लगभग 3% आयरन होता है। तो जो ब्लास्ट फर्नेस से हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, पिग आयरन। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या था, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट था कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है और कोई नहीं हो सकते? हो सकते हैं, कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। जैसे इसमें देखिए, जैसे रोट आयरन, देखिए आयरन के 3 फॉर्म होते हैं, एक तो होता है कास्ट आयरन, एक होता है रोट आयरन, एक होता है स्टील। सबसे जो प्योर फॉर्म होता है वो कहलाता है रोट आयरन, सबसे प्योर, जिसमें कार्बन का कंटेंट काफी कम होता है, मेलिएबल भी होता है वो। ठीक है ना। कास्ट आयरन तो हार्ड और ब्रिटल है, स्टील भी हार्ड और ब्रिटल है, रोट आयरन इतना हार्ड और ब्रिटल नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कार्बन का कंटेंट कम है तो उसमें थोड़ा सा हीमेटाइट और डाल देते हैं और कार्बन भी डाल देते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, तो उसमें और ज्यादा आयरन मिक्स हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसमें कार्बन का कंटेंट कम हो गया है। अगर उसमें सल्फर, सिलिकॉन वगैरह की इंप्योरिटी है तो वो भी रिमूव हो जाती है वोलेटाइल बन करके। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब हम आते हैं किसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ कापर। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कापर में, एक्सट्रैक्शन ऑफ कापर किस किस से करते हैं, तो हम कापर गिलान से करते हैं या कापर पायराइटिस से करते हैं। तो कापर पायराइटिस यानी कापर के मेटलर्जी की हम बात कर रहे हैं, हाँ सर। कापर पायराइटिस से उसकी बात कर रहे हैं, उसको देखिए ध्यान से, कभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कापर पायराइटिस में क्या है, CuFeS2 है, उसको CuFeS2 बोलते हैं। तो इसका पार्शियल, इसका ऑक्सीडेशन किसमें हुआ, Cu2S और Fes में। साइड में थोड़ी सी रिएक्शन ये भी हो सकती है कि बन जाए Cu2O प्लस SO2, लेकिन ये काफी कम चांसेस होते हैं। और जो Fes है, Fes भी इसमें कन्वर्ट हो जाए, FeO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाए। तो मेन रिएक्शन क्या होती है, CuFeS2 ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Cu2S और Fe में कन्वर्ट हो जाता है, मेनली ये होता है। ठीक है। हाँ सर। अब इतना हो गया। तो एक प्रोसेस कहलाती है रोस्टिंग, यानी सल्फाइड ओर को। देखिए कार्बन की मेटलर्जी में सबसे पहले हम ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन के बाद फ्लोटेशन मेथड से कंसंट्रेशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सल्फाइड ओर है। अब इसके बाद हमने क्या किया, रोस्टिंग किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करके उसको पार्शियली ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें हमारी समस्या है क्या, वो देखिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि सबसे पहले हमने क्या किया, चाल को पायराइटिस का रोस्टिंग किया। तो रोस्टिंग पर देखिए पार्शियली वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, पार्शियली, मेनली किसमें, सल्फाइड में ही। अब रोस्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका रिवर्बरेटरी फर्नेस में लाते हैं, नहीं, हाँ, इसको क्या करेंगे हम,
रोस्टिंग करने के बाद इसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में लेकर के आएंगे सिलिका ऐड करके। हाँ सर। ठीक है ना, सिलिका ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा वो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, या स्मेल्टिंग करा रहे हैं हम यहाँ पर कि जो सी अपना मेन एम यहाँ पर क्या है, आयरन की इम्प्योरिटीज को हटाना। आयरन की इम्प्योरिटीज तब हटेगी जब वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर ये आयरन ऑक्साइड में थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो गया तो सिलिका ऐड कर देते, तो सिलिका के साथ FeSiO3 बना करके स्लैग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो फिर तो इसमें देखिए, तो अगर मान लीजिए वहां पर कॉपर सल्फाइड है या कॉपर ऑक्साइड बन गया है और FeS है, तो वो FeS को किस में कन्वर्ट कर देगा, FeO में कन्वर्ट कर देगा, और FeO वापस से सिलिका से रिएक्शन करके सिलिकेट बना लेगा। यानी अपना उद्देश्य यहाँ पर यह है कि किसी भी तरह से आयरन सल्फाइड को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करके उसको स्लैग बना करके बाहर कर दिया जाए। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस के बाद हमारे पास मैक्सिमम क्या रहेगा, Cu2S रहेगा मैक्सिमम, थोड़ा बहुत उसमें FeS रहेगा, इसे हम कहते हैं मैटे। राइट, कई बार पूछ लेते मैटे क्या है, तो ये कहलाता है कॉपर मैटे। तो कॉपर मैटे में मेनली क्या रहेगा, Cu2S और थोड़ा बहुत FeS। हाँ सर। अब जैसे हम इसको कॉपर मैटे को बेसेमर कन्वर्टर में रखते हैं, तो बेसेमर कन्वर्टर कैसा होता है, जैसा कि वो सीमेंट कंक्रीट मिलाने वाला होता है हाँ सर, वो वैसे घूमते ही होता है। इसकी दीवारें किसकी बनी होती है, सिलिका की लाइनिंग होती है। सिलिका की लाइनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि सिलिका यहाँ पर फ्लक्स है, आयरन ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, गेन। ओके। हाँ। और यहाँ पर एयर पास करते हैं, एयर पास करते हैं तो जो भी आयरन सल्फाइड होगा वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आयरन ऑक्साइड जैसे ही बना वैसे ये सिलिका उसको स्लैग में कन्वर्ट कर देगा। Cu2S अगर है तो वो Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और Cu2O और थोड़ा बहुत जो Cu2S बचा हुआ है उनमें ऑटो रिडक्शन होकर एक कॉपर बनेगा और SO2 गैस निकलेगी। तो यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो मोल्टन कॉपर होता है, मोल्टन कॉपर में SO2 गैस डिजोल्व हो जाती है। जब कॉपर ठंडा होता है तो ये गैस बाहर निकलती है, तो जो कॉपर है, कॉपर पर ऐसे फपोले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर पड़ जाते हैं, ऐसे फपोले पड़ जाते हैं। तो ऐसे कॉपर को हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ठीक है ना। अब फिर इस कॉपर को फिर हम प्यूरिफाई करते हैं। अब प्यूरिफाई करने के लिए फिर अलग अलग मेथड है, प्यूरिफिकेशन की अभी हम मेथड देखेंगे। लो ग्रेड अगर हमारे पास कॉपर है तो उससे हमें कैसे, लो ग्रेड अगर ओर है तो उससे हमें कॉपर कैसे तैयार करना है उसको देख लीजिए। हाँ सर। लो ग्रेड ओर एंड स्क्रैप, तो क्या करेंगे हम उसका, लीचिंग ऑफ क्यूपराइट और कॉपर ग्लास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एयर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर Cu2O या Cu2S एयर के प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बना लेता है। हाँ, कॉपर सल्फेट बना लेगा। या मेलेकाइट ग्रीन अगर है, मेलेकाइट ग्रीन का फार्मूला वो भी कॉपर सल्फेट बना लेगा। हाँ। ऐसे कॉपर सल्फेट को हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर कॉपर सल्फेट को सेपरेट करके या तो हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले लिया, कैथोड किसका लेते हैं, कॉपर का कैथोड ले लेते हैं, और लेड का यहाँ पर एनोड ले लेते हैं। तो कॉपर मेटल इसमें कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। या फिर क्या करते हैं, इसमें स्क्रैप आयरन डाल देते हैं। तो मालूम है कॉपर सल्फेट से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयरन है, तो आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है ना। हाँ सर। मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड से इस तरह से कॉपर को अलग कर लिया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। हाँ सर। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ गैलेना, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना। इसमें भी ऑटो रिडक्शन होता है। इसमें क्या करेंगे, देखिए पीवीएस हमारे पास है तो सबसे पहले तो हम उसका रोस्टिंग करेंगे, तो बहुत सारा पीवीएस तो पीवीओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो या तो आप उसका कार्बन रिडक्शन करा दीजिए तो ये बन जाएगा, या फिर सेल्फ रिडक्शन करा दीजिए।
पीबीएस पीबीएसओ4 में कन्वर्ट हो गया, कुछ पीबीएस पीबीओ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हाँ, थोड़ा बहुत अगर पीबीएस बचा हुआ है और जो तो पीबीओ कन्वर्ट हो चुका है, वो दोनों आपस में रिएक्शन करके पीबी बना लेंगे, या ओके। पीबीएस और पीबीएसओ4 आपस में रिएक्शन करके पीबी बना लेंगे। तो इसमें जो इम्प्योरिटी है वो सिलिका की होती है, तो सिलिका की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए फ्लक्स यानी कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, तो कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बन जाता है, राइट। हाँ सर। अब कई बार क्या होता है कि सिलिका पीबीओ से भी रिएक्शन कर लेती है और PbSiO3 बना लेता है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो इस PbSiO3 से रिएक्शन करके वापस को पीबीओ में कन्वर्ट कर देगा, यानी लेड के स्लैग फॉर्मेशन को रोकता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। ये चैप्टर बस क्लोज होने वाला है। अब यहां पर दो क्वेश्चन देखिए। ऑटो रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ, किस किस में देखा था हमने ऑटो रिडक्शन? सिल्वर में भी होता है, लेड में भी होता है, कॉपर में भी होता है और मर्क्यूरी में भी। यस, हाँ सर। ठीक है। Why the sulfide ore is roasted to convert it into the oxide before reduction? भाई सल्फाइड का हम डायरेक्ट रिडक्शन क्यों नहीं करा पाते हैं कि मोस्टली जो मेटल सल्फाइड है उनके लिए गिस एनर्जी फॉर्मेशन की वैल्यू कार्बन डाइसल्फाइड या H2S से भी ज्यादा होती है। अब गिस फ्री एनर्जी फॉर्मेशन मेटल सल्फाइड के लिए ज्यादा है, तो ना तो हाइड्रोजन ना ही कार्बन सल्फाइड को डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट कर पाता है, जबकि ऑक्साइड के लिए उल्टा है। ऑक्साइड के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन है वो SO2 से कम होती है या फिर H2O से कम होती है, इसलिए उसको पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड यानी ZnS। ZN। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोटेशन, कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद उसका रोस्टिंग करिए, रोस्टिंग करोगे तो वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा हाँ। या जिंक सल्फेट में कन्वर्ट होगा। भाई। तो जिंक सल्फेट को हीट करिए तो वापस वो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, फाइनली हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। अब हाँ। जिंक ऑक्साइड का कार्बन रिडक्शन करा दीजिए तो जिंक प्लस CO बाहर हो जाएगा। या तो मालूम कि जिंक ऑक्साइड है, ये ठंडा जब होता है तो व्हाइट होता है, हॉट कंडीशन में जिंक ऑक्साइड येलो कलर का हो जाता है, सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ रखा था। हाँ सर। क्लियर? हाँ। एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन फ्रॉम कैसीटेराइट, ये भी आपके सिलेबस में है, एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन फ्रॉम कैसीटेराइट। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करा हमने, क्रशन करा, क्रश किया, कॉन्सेंट्रेशन किया, क्रश किया और कॉन्सेंट्रेट किया। कॉन्सेंट्रेट कैसे करना, हमें ग्रेविटी सेपरेशन से करना है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से भी करेंगे। क्यों करेंगे, कैसीटेराइट का मतलब होता है PbO2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से करें, क्यों, इसमें वुल्फ्रोमाइड की इंप्योरिटी होती है। वुल्फ्रोमाइड क्या है, ये मैग्नेटिक इंप्योरिटी है। फिर रोस्टिंग करिए, रोस्टिंग क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें वोलेटाइल इंप्योरिटी होती है, सल्फर को SO2 में रिमूव करना, आर्सेनिक को H2O3 में रिमूव करना, तो इसलिए यहाँ पर रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। रोस्टिंग करते हैं। इसके अलावा उसमें कॉपर पायराइटिस की इंप्योरिटी होती है तो उसको सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया, FeS की भी इंप्योरिटी होती है तो उसको FeSO4 में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसका हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने के बाद लीचिंग भी करते हैं, देखिए यहाँ पर बस लीचिंग में इसमें जो इंप्योरिटीज है उसकी वजह से लीचिंग करानी पड़ती है। जो सल्फेट है कॉपर के, वो आयरन के, लीचिंग की वजह से वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर हम इसको वॉश करते हैं, तो वॉश करने पर लगभग हमें 60 से 70% SnO2 मिलता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक टिन। तो ब्लैक टिन क्या है, 60 to 70% SnO2, उसे कहते हैं ब्लैक टिन। अब जैसे ब्लैक टिन मिलता है तो उस ब्लैक टिन का हम स्मेल्टिंग कराते, तो स्मेल्टिंग पर हमें टिन मिलता है। देखिए स्मेल्टिंग पर ब्लैक टिन को कोल के साथ मिक्स कर दीजिए, तो ब्लैक टिन को कोल के साथ मिक्स करेंगे, ब्लैक टिन को कोल के साथ मिक्स करिए तो SnO बना। हाँ सर। SnO लेकिन सिलिका से रिएक्शन करके टिन सिलिकेट बना लेता है,
कैल्शियम ऑक्साइड भी सिलिका के साथ कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा। जो टिन सिलिकेट है उसको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन यानी कोल वापस से मिलकर के उसको एसएन में कन्वर्ट करके एसएन में कन्वर्ट कर देगा। राइट, और सीओ अलग हो गया। हाँ सर। इस तरह से आयरन से भी रिएक्शन हो जाएगी तो उसको भी एसएन में कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल वैसे ही का वैसा ही जैसे कि हमने लेड में देखा था। हाँ सर। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। हाँ सर। मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन देखिए, पहले कार्बोनाइट। ठीक है। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अपनी क्लास को 1 घंटे भी नहीं हुआ है। देखिए पहला तो कार्नेलाइट से। कार्नेलाइट ये नहीं होता KCl MgCl2.6H2, इसे हम कहते हैं कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट का आप इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए फ्यूज्ड मेटल का, तो हमें मैग्नीशियम कैथोड पर मिल जाएगा। या मैग्नीसाइट को हीट करिए तो MgO बना। MgO को कार्बन और क्लोरीन से रिएक्शन करके ड्राई MgCl2 में कन्वर्ट करिए, फिर इस MgCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए तो हमें मैग्नीशियम मिल जाएगा। या फिर एक काम करिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन के साथ वैक्यूम में 2000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करिए तो वो रिड्यूस करके Mg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो या तो कार्नेलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं मोल्टन में, या MgCl2 ड्राई MgCl2 बना करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं। हाँ सर। दूसरा सी वाटर से, उसे कहते हैं डो प्रोसेस। ठीक है, डो प्रोसेस में क्या करते हैं, सी वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में होता है तो उसमें लाइम वाटर डालिए। हाँ। तो जो भी मैग्नीशियम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। हाँ। उस प्रेसिपिटेट में HCl पास करेंगे तो MgCl2 मिल जाता है। जो यहाँ पर MgCl2 बना हुआ है उस MgCl2 को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। तो MgCl2 को क्रिस्टलाइज करेंगे तो हमें MgCl2 के क्या मिलेंगे, MgCl2 क्या मिलेंगे, MgCl2.6H2 के हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे। उसके क्रिस्टल्स मिलेंगे, ठीक है, हाँ। इसके क्रिस्टल्स मिलेंगे। अब अगर हम MgCl2.6H2 को डायरेक्ट हीट कर देते हैं तो हीट करने पर होगा क्या, एक्चुअल में पहले तो MgCl2 जरूर बनेगा और वाटर बनेगा। हाँ। लेकिन एक कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्ट है और ये वाटर है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो MgCl2 MgO में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस HCl। हाँ। इसलिए MgCl2.6H2 को हम डायरेक्ट अनहाइड्रस नहीं कर सकते। अनहाइड्रस कराना है तो ड्राई HCl के साथ इसको हीट करिए तो ड्राई HCl इसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब MgCl2 अनहाइड्रस हो जाएगा, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कराएंगे तो मोल्टन MgCl2 हमने यहाँ पर ले लिया है, मोल्टन MgCl2 ले लिया है। ग्रेफाइट का एनोड ले लीजिए, ग्रेफाइट का एनोड ले लीजिए। आयरन जो पॉट है उसको कैथोड बना लीजिए। ये देखिए आयरन पॉट कैथोड है। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैथोड पर मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाएगा, एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ा जाए। इनर्ट गैस क्यों डालते हैं इसमें, किसमें? इसी प्रोसेस में? इनर्ट गैस क्यों डालते हैं? हाँ इस किसमें इनर्ट गैस डालते हैं? सर, ये वाली जो प्रोसेस हुई है ना, इसमें हाँ एक साइड लिखा हुआ है कि यहाँ से इनर्ट गैस जा रही है। अच्छा, इनर्ट वो तो गैसेस निकल रही हैं यार अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। या तो एक उसको ऑक्सीडेशन को रोक दे, कोई चीज ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए। ओके ठीक है। चलिए आगे देखिए। डोलोमाइट से क्या करना, डोलोमाइट का मतलब होता है CaCO3.MgCO3। इसको हीट करेंगे तो Ca और MgO बनेगा। हाँ। और CO MgO को रिड्यूस कर दीजिए FeSi से तो Mg अलग हो जाएगा, फेरोसिलिकॉन बोलते उसको। ठीक, हाँ। लास्ट मेटल बचता है हमारा कौन सा? एल्यूमिनियम। ना, एल्यूमिनियम पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा हाँ, एल्यूमिनियम। सिल्वर और गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड के लिए मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस है जिसको हम पढ़ चुके हैं। कई वाली लीचिंग में देखी थी हमने। अरे हाँ ना। हाँ सर। और ये भी देखी थी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, नहीं तो रिवर्सिबल होती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। याद आ गया? हाँ सर। जिंक डस्ट को डिस्प्लेस किया था फिर।
सर ये टेस्ट उसमें भी है? अरे लीचिंग में नहीं पड़ा था, जब एल्यूमिनियम का लीचिंग पड़ा था उस समय सिल्वर का भी लीचिंग पड़ा था, सिल्वर गोल्ड का। तो जो भी गोल्ड होगा वो क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स, ये जी गोल्ड या सिल्वर, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सॉल्यूबल है। तो इसमें जिंक डालिए 2 मोल लेकर के, जिंक डालेंगे तो ये बन जाएगा ZnCN 4 टाइम्स और 2 माइनस, और ये जी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, गोल्ड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहां पर प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम किस पर, प्यूरिफिकेशन पर। लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का। हाँ सर। प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को रिफाइन करना या प्यूरिफाई करना। हाँ सर। देख लेते कौन कौन सी मेथड है इसके लिए। पूलिंग, देखिए फिजिकल मेथड में लिक्वेशन प्रोसेस, लिक्वेशन प्रोसेस कब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब मेटल का बॉइलिंग पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो, इम्प्योरिटीज का ज्यादा हो। तो क्या करेंगे इसमें, ऐसे स्लोप पर इम्प्योर मेटल रख देते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो तो ही पड़ी रहेंगी, मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो आसानी से अलग हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है। तो melting point of the metal to be purified should be lower than that of each of the impurities associated with the metal. कहाँ यूज करते हैं, टिन जिंक में। लेड को जिंक सिल्वर एलॉय से अलग करने में, स्पार्क प्रोसेस में जिसमें लेड इम्प्योरिटी होती है। सर जैसे मान लीजिए, एक मिनट, इम्प्योर मेटल ले ले हम, टिन मेटल जिसमें कापर आयरन टंगस्टन की इम्प्योरिटी होती है। हाँ सर। तो स्लोपिंग हीट पर रिवर्बरेटिंग फर्नेस में यहाँ पर रखिए आप। तो यहाँ पर रखेंगे तो जब मेटल के, टिन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचेगा तो मेटल तो क्या होगा, लोअर मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, इम्प्योरिटी जल्दी मेल्ट नहीं हो पाएंगी और मेटल नीचे आ जाएगा। वो इम्प्योरिटीज नॉन फ्यूजिबल फॉर्म में वहीं पर उसके हार्थ पर पड़ी रहेंगी। तो यहाँ पर जो हमें टिन मिलता है उसे कहते हैं पिग टिन। ऐसे ही क्रूड जिंक का भी हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। जो क्रूड जिंक मिलता है, क्रूड जिंक को बोलते हैं स्पेल्टर, स्पेल्टर बोलते हैं उसको। स्पेल्टर को भी स्लोपिंग हर्थ पर रख करके गर्म करते हैं, तो जिंक नीचे आ जाता है जबकि इम्प्योरिटीज वहीं पड़ी रहती है। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। सर ये क्रूड जिंक वाला इसमें नहीं है? मॉड्यूल में। दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन तब यूज करेंगे अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो एग्जांपल जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को इसी मेथड से प्यूरिफाई करते हैं क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। राइट? हाँ सर। नेक्स्ट है जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग अल्ट्रा प्योर मेटल के लिए किया जाता है और सेमीकंडक्टर के लिए किया जाता है। इसका कंसेप्ट है कि इम्प्योरिटीज सॉलिड पार्ट में ज्यादा सोल्यूबल है बजाय, लिक्विड पार्ट में ज्यादा सोल्यूबल होती बजाय सॉलिड पार्ट में। तो यहाँ क्या किया हमने, देखो एक गिलास, ये रॉड ले ली, किसकी, इम्प्योर मेटल की रॉड ले ली, और ये हीटर है, सर्कुलर कॉइल है। इस हीटर को आप इस रॉड पर एक एंड से दूसरे एंड तक चलाओगे तो जहां जहां हीटर जाएगा वहां पर लिक्विड होता जाएगा, जो इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगी। तो जब हीटर को आप मूव करोगे तो इम्प्योरिटीज में मूव होकर के दूसरे एंड पर चले जाएंगे। तो एक एंड पर प्योर अल्ट्रा प्योर मेटल मिल जाएगा, दूसरे एंड पर इम्प्योरिटीज मिल जाती हैं। तो इस मेथड से जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम जैसे सेमीकंडक्टर को प्यूरिफाई किया जाता है। सर बोलो। सर इस वाली प्रोसेस में जो मेटल है उसका हाँ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहा और इम्प्योरिटीज का कम रहा। इस केस में वो, लेकिन हाँ इम्प्योरिटीज तो बहुत कम होती है और मेटल के बीच में रहती है इम्प्योरिटीज। अरे तो इम्प्योरिटीज की कंडीशन ये है कि इम्प्योरिटीज लिक्विड फॉर्म में जल्दी सॉल्यूबल है। ओके,
तो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे हो जाती है एक तरफ से दूसरी तरफ? अरे इसलिए कि वो लिक्विड ही रहेगा, जहां जहां आप हीटर लेकर जाओ लिक्विड फॉर्म ही रहेगा। ओके सर। वो इम्प्योरिटीज तो लिक्विड में सोल्यूबल है, तो लिक्विड पार्ट एक तरफ आ जाएगा। ओके सर। क्लियर? हाँ सर। ये कहलाती है जोन रिफाइनिंग। अगला है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड तो हम पढ़ चुके हैं ना प्यूरिफिकेशन वाले में, हाँ सर, आयन एक्सचेंज। याद आया? हाँ सर। उस पे से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम्म। केमिकल मेथड में और भी मेथड भी हैं कुछ, जैसे ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग में क्या होता है वो देखिए। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, अगर मान लीजिए ये कब यूज करते हैं, अगर मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा हो तो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इंप्योरिटीज ऑक्सीडाइज नहीं होंगी। हाँ। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, मेटल सरफेस पर वो मेटल ऑक्साइड का एक स्कवैनी पपड़ी जैसी बना लेते हैं, जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ऑक्साइड वोलेटाइल होते हैं, जिसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ सर। ठीक है ना? जो ऑक्साइड्स हैं वो जो भी फर्नेस की लाइनिंग है उसके साथ में सिलेक्ट फॉर्म कर लेते हैं, तो सिलेक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो हाँ। किसके प्यूरिफिकेशन के लिए? लेड, सिल्वर, आयरन। कॉपर, आयरन, इनकी प्यूरिफिकेशन के लिए वाली मेथड यूज की जाती है। ठीक है? हाँ सर। दूसरा है बेसेमराइजेशन। दूसरा है बेसेमराइजेशन यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन। बेसेमराइजेशन कॉपर में भी यूज होता है, आयरन में भी यूज होता है। तो उसमें जब 4% या उससे ज्यादा कार्बन होता है, तो इसके अलावा और भी इम्प्योरिटीज सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, मैंगनीज की इम्प्योरिटीज होती हैं। तो फिर उसको ऑक्सीजन के साथ में हीट करते हैं, तो जो ही फास्फोरस होगा P4O10 बना लेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स की तरह यूज करते हैं, जिससे रिएक्शन करके कैल्शियम फॉस्फेट, जिसे हम कहते हैं थॉमस स्लैग, इस स्लैग बना करके अलग हो जाता है। एमएन भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर स्टील तैयार हो जाती है, जिसमें कार्बन लगभग लगभग 1% या उससे भी कम होता है। सबसे कम कार्बन किस में होता है? रोट आयरन में। रोट आयरन क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है। हाँ सर। आयरन का सबसे प्योर फॉर्म कौन सा है? रोट आयरन। रोट। दूसरा क्या करते? क्यूपेलेशन। क्यूपेलेशन से हम अगर मेटल में उसी की ऑक्साइड की इंप्योरिटी है तो हम क्यूपेलेशन यूज करते हैं। हाँ सर। क्यूपेलेशन में बोनस के क्यूपेल लेते हैं। ये बोनस यानी हड्डी के राख की बनी हुई क्यूपेल लेते हैं। इस मेथड का यूज कहाँ करते हैं? अगर उसमें उसी के सॉरी 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 वो पॉलिंग होती है, मैं गलत बोल गया। क्यूपिलेशन कब यूज करते हैं? सिल्वर को प्यूरिफाई करने के लिए क्यूपिलेशन यूज करते हैं, जब उसमें लेड की इम्प्योरिटी होती है। तो इसमें इम्प्योर सिल्वर को रख करके जब ऑक्सीजन पास करेंगे तो पीबीओ बना लेगा। हाँ। ठीक है? पीबी तो पीबीओ बना लेगा, गैस बना करके बाहर निकल जाएगा, जबकि सिल्वर इस कम के फॉर्म में यहीं पर चिपक जाती है, जिससे उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो बोन ऐश क्यों यूज करते हैं? है? और बोन ऐश क्यों यूज करते हैं सर? ओलेस, अरे अब सर बोन ऐश क्यों यूज तो करते इसकी वजह, अरे अब वो उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है सिल्वर। हैं? ओ, अब वो बाकी वो टेक्निकल वाला काम है, उसमें बाकी अपने सिलेबस में नहीं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है सर। ठीक है? हाँ सर। तो इम्प्योरिटी ऑक्सीडाइज हो जाएंगी और बाहर निकल जाएंगी, और प्योर मेटल क्यूपेल में ही पड़ा रहेगा। हाँ। दूसरा, इसी सिल्वर में से लेड को अलग करने के लिए पार्टिंग प्रोसेस भी है। हाँ। पार्टिंग प्रोसेस में देखिए, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस और क्लोइनेशन प्रोसेस, जिसमें कि सिल्वर, कॉपर और जिंक और कुछ लेड भी इम्प्योरिटी में होती है। तो जिंक एंड लेड को तो क्यूपिलेशन प्रोसेस से हटा देते हैं, कॉपर और सिल्वर को पार्टिंग प्रोसेस से अलग करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ले लीजिए।
ये तो मालूम है गोल्ड की नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं होती है, तो गोल्ड तो एज इट इज पड़ा रहेगा, कॉपर सिल्वर उसमें डिजोल्व हो जाएंगे। हाँ सर। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। हाँ सर। गोल्ड कंटेंट इन एन इम्प्योर सैंपल इज मोर देन 30%, तो कॉपर और सिल्वर भी एसिड से अटैक नहीं होते, इनको भी दम खमा जाता है कि देखो हमारे पास गोल्ड है, आओगे तो पिटोगे। इसीलिए एसिड ट्रीटमेंट के पहले इम्प्योर सैंपल को हम मेल्ट करते हैं और सिल्वर की क्वांटिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, गोल्ड क्वांटिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो कॉपर और सिल्वर तो डिजोल्व हो जाएंगे और गोल्ड डिजोल्व नहीं होगा। गोल्ड को हम सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे और बोरस के साथ हीट करके अलग कर लेते हैं। कई बार देखिए पार्टिंग विथ क्लोरीन में, क्लोरीन का भी गोल्ड के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इम्प्योर सैंपल को गोल्ड के साथ फ्यूज करिए और बोरेक्स और क्लोरीन गैस भी पास करिए, तो जो मेटल है वो मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्यूम्स के फॉर्म में हाई टेम्परेचर पर AgCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा, एक सेपरेट लेयर बना लेगा। ठीक है, हाँ सर। उसको अलग अलग कर लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। हाँ सर। नेक्स्ट है पोलिंग प्रोसेस, तो पोलिंग प्रोसेस का भी यूज करते हैं अगर मेटल में उसी के ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज हो, तब हम पोलिंग प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है सर। पोलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, जो मोल्टन मेटल है उसको लकड़ी के हरे डंडों के साथ में हिलाते हैं। मोल्टन मेटल को बड़े बड़े टैंक में रखिए, लकड़ी के हरे डंडे के साथ में हिलाइए, तो लकड़ी के हरे डंडे में होते हैं हाइड्रोकार्बन, तो वो हाइड्रोकार्बन क्या करेगा, उसमें जो ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज है उसको मेटल में कन्वर्ट कर देगा। सर हरे डंडे मतलब? लकड़ी के हरे डंडों में हाइड्रोकार्बन होता है, हरे डंडे मतलब ग्रीन ब्रांचेस, ग्रीन वुड। ओके ठीक है। लेकिन इससे जिंक का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है। किस किस का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, कॉपर का कर सकते हैं, टिन का कर सकते हैं, आर्सेनिक जिंक का। में अगर जिंक ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज है तो इससे नहीं करते हैं। और नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक, सबसे मेन मेथड, एडवांस मेथड जिसमें 99.9% से भी ज्यादा प्योर मिलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्योर मेटल का तो कॉपर ले, प्योर मेटल का कैथोड ले लेंगे और इम्प्योर मेटल का एनोड, इम्प्योर मेटल का एनोड ले लेते हैं। और यहाँ कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेंगे तो एनोड थोड़ा सा मोटा लेते हैं, तो एनोड में से मेटल निकल के कैथोड पर डिपॉजिट होता जाता है। तो एनोड रॉड पतली होती जाएगी, कैथोड रॉड छोटी होती जाएगी, नीचे मड जम जाएगा। ठीक है। हाँ सर। अब इसमें मड जम जाएगा तो एक एनोड मड होता है। हाँ सर। तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज होंगी वो कहाँ पर एनोड के इर्द गिर्द आ जाएंगे, जो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी वो कैथोड कहाँ चली जाएंगी, कैथोड के आसपास, कैथोड के आसपास का सॉल्यूशन में। हाँ सॉल्यूशन में नीचे बैठे। ठीक है। हाँ सर। हाँ, नहीं उल्टा बोल गया मैं। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज तो ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्यूशन में रहेंगी, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज एनोड के पास इकट्ठी हो जाएंगी, जिसे हम कहते हैं एनोड मड। सर ये फिर से बता दीजिए, मैं कंफ्यूज हो गया। जो लेस एक मिनट मैं कंटेंट पहले शेयर कर दूं। हाँ सर। यहाँ देखो, कहाँ दिया, देखो, द लेस इजीली ऑक्सीडाइज्ड impurities such as silver, gold, platinum fall to the bottom of the cell as एनोड मड, और जबकि ज्यादा रिएक्टिव इम्प्योरिटीज कहाँ पर रहेंगी, सॉल्यूशन में रहेंगे। एल्यूमिनियम का भी इस तरह से हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, जिंक का भी करते हैं। एल्यूमिनियम का जो प्यूरिफिकेशन करते हैं उसके लिए मेथड है हुक मेथड। हुक मेथड में कंटेनर लेते हैं,
ये 3 लेयर फॉर्म करता है, अपर लेयर, मिडिल लेयर और लोअर लेयर। मिडिल लेयर में तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, अपर लेयर में प्योर मेटल यानी कैथोड का काम करता है, लोअर लेयर में क्या होती है, इम्प्योरिटीज एनोड का काम करता है। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में से प्योर मेटल होकर के ऊपर चला जाए, इसकी डेंसिटी कम होने से सबसे अपर लेयर बनाती है, और जो इम्प्योरिटी नीचे चली जाती है, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो लोअर लेयर फॉर्म करता है। राइट। हाँ सर। क्रॉल प्रोसेस तो हमने देख ही लिया था लास्ट लेक्चर में पहले। क्रॉल प्रोसेस में क्या किया था, टाइटेनियम क्लोराइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराइए, उसे कहते हैं क्रॉल प्रोसेस। दूसरा IMI प्रोसेस, इंपीरियल मेटल इंडस्ट्रीज, इंपीरियल मेटल इंडस्ट्रीज प्रोसेस, वो किसके लिए है, अगर हम सोडियम यूज करते हैं तो, मैग्नीशियम यूज करते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉल प्रोसेस। सर ये क्रॉल प्रोसेस और ये नाम ध्यान रख लो, बस नाम ही काफी है। ये कहाँ पे दिया है मॉड्यूल? कहाँ, सब दिया हुआ है थ्योरी में, नहीं दिया हुआ है तो ये ऐड कर लेने पॉइंट। हाँ सर। लास्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में 2 मेथड है, एक तो है मॉन्ड प्रोसेस, दूसरी है बॉन ऑरेकल प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए, निकल के प्यूरिफिकेशन के लिए है। उसमें क्या करते, जो इम्प्योर निकल है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पास करिए, तो जो प्योर निकल होगा, प्योर निकल ही केवल एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो हाई टेम्परेचर पर एक कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होकर के निकल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पहले एक इंटरमीडिएट बना, वो इंटरमीडिएट डिकम्पोज हो जाता है। तो टाइटेनियम के लिए है। बॉन ऑरेकल प्रोसेस किसके लिए है, जिरकोनियम के लिए है, बिस्मथ के लिए है। ठीक है, हाँ सर। टाइटेनियम के लिए, और जबकि निकल प्रोसेस किसके लिए, बॉन्ड प्रोसेस किसके, निकल के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, बॉन ऑरेकल में मॉन्ड प्रोसेस तो हम टाइटेनियम के लिए, अरे टाइटेनियम कहाँ बार बार आता है यार, मॉन्ड प्रोसेस तो हम निकल के लिए यूज करते हैं, और बॉन ऑरेकल प्रोसेस कहाँ यूज करते हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम, बिस्मथ के लिए यूज करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, इम्प्योर टाइटेनियम में आप आयोडीन पास करिए तो उससे प्योर टाइटेनियम ही TiO4 बना लेगा, जो हाई टेम्परेचर पर लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस पर टाइटेनियम और आयोडीन में डिकम्पोज हो जाएगा। ये कहलाती है बॉन ऑरेकल प्रोसेस। हाँ सर। सर नीचे टंगस्टन फिलामेंट लिखा हुआ है, मतलब इसको कैटलिस्ट की तरह कैसे यूज करते हैं? इसको टंगस्टन फिलामेंट को कैटालिस्ट की तरह, तो नीचे लिखा हुआ है ना टंगस्टन फिलामेंट। अरे तो हीट करेंगे ना उसको, फिलामेंट से तो हीट निकलेगी। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट पार्क प्रोसेस। पार्क प्रोसेस क्या है, और एक पैटेंशन प्रोसेस होती है। सिल्वर और लेड को अलग अलग करना है। पार्क प्रोसेस में अगर सिल्वर, लेड में अगर सिल्वर इम्प्योरिटी है, इसे हम कहते हैं डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, यानी लेड में से सिल्वर की इम्प्योरिटीज को अलग करना। तो इसमें क्या करते हैं, सिल्वर कंटेनिंग लेड को हीट करते हैं, उसमें 1% जिंक मिला दीजिए। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि सिल्वर जिंक में बहुत ज्यादा सॉल्यूबल है बजाय लेड। तो सिल्वर और जिंक मिलकर के एक एलॉय बना लेंगे, और लेड अलग हो जाएगा, लेड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, उसको अलग कर लेंगे। अपर लेयर लेड के क्रिस्टल बन जाएंगे, उनको अलग कर लेंगे। ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पर देख रहे, जिंक सिल्वर एलॉय को अलग कर लेंगे हम, और लेड, जिंक और सिल्वर की डेंसिटी, जिंक और सिल्वर एलॉय की डेंसिटी कम होने से अपर लेयर फॉर्म कर लेगा। लोअर लेयर में क्या रहेगा, लेड रहेगा, मोल्टन स्टेट में रहेगा, जिसमें भी लबा इतने % सिल्वर होती है। तो डीसल्वराइजेशन का मतलब समझ गया कि सिल्वर को जिंक के फॉर्म में उसको अलग कर देना, जिंक के साथ रिएक्शन करके अलग कर देना। हाँ सर। तो अब इसके बाद जिंक और सिल्वर जो एला है उसका हम लिक्विफिकेशन कराते हैं या डिस्टिलेशन कराते हैं। तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो जिंक जल्दी से अलग हो जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। और फिर क्यूपिलेशन मेथड तो हम पढ़ ही चुके हैं।
क्यूपिलेशन मेथड इसके बाद कराते हैं। आखिरी चैप्टर की आखिरी प्रोसेस है पडलिंग प्रोसेस, पडलिंग प्रोसेस या पुडलिंग प्रोसेस, जो मर्जी हो वो बोलिए। पुडलिंग प्रोसेस किस लिए यूज करते हैं? कास्ट आयरन से रॉट आयरन बनाने में। कास्ट आयरन में कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज, फास्फोरस इन सब की इम्प्योरिटीज होती है। तो रोट आयरन में इनकी इम्प्योरिटीज नहीं होती है, तो ब्लास्ट ईयर से हीमेटाइट मिला करके इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना कहलाती पुडलिंग प्रोसेस। ठीक है राइट। तो ये चैप्टर आपका क्लोज होता है। सर। हाँ बोलो। एक वो वाली बाय पोलिंग प्रोसेस है। पोलिंग प्रोसेस कहाँ यूज करते हैं? अगर मेटल में उसी के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी हो तो ही यूज करते हैं। राइट। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, बस सॉल्यूशन है, जल्दी से देख लीजिए। आ गए? हाँ सर। चारों तीनों आ गए? हाँ सर। अगला क्वेश्चन। हो गया? 2 सेकंड जल्दी करें। सर ज़ैंथेट क्या होता है? इथाइल ज़ैंथेट, सोडियम मिथाइल ज़ैंथेट। ज़ैंथेट कंपाउंड है ना वो तो। ओके। आगे बढ़े। हाँ सर। अगला क्वेश्चन। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कर दिया। सर इसका रीजन क्या होगा फिर? इसका रीजन? दर्शन का 14th वाले के 14th वाले का रीजन क्रायोलाइट क्या है? इन एन इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन क्रायोलाइट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर। क्रायोलाइट फ्लोस फॉर मेल्टिंग पॉइंट भी कम करते हो। क्रायोलाइट का मेन काम क्या है? कंडक्टिविटी बढ़ाना। ठीक है। हाँ सर। तो क्रायोलाइट मेल्टिंग पॉइंट कम करता है, क्यों करता है? क्या वो एल्यूमिनियम का ओर है इसलिए? उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। हाँ। एल्यूमिनियम के ओर होने से क्या वो मेल्टिंग पॉइंट कम करेगा? नहीं सर। हाँ। अगला क्वेश्चन। कार्बन स्टैंडर्ड किया। हाँ दोनों सही है। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। इतने समझ में आ गए? हाँ सर आ गए। चलिए अब एक क्वेश्चन में अनसॉल्व दे रहा हूं, आप इसका सॉल्यूशन बताइएगा। सॉल्व करिए। अक्षत सो गया क्या? नहीं सर। हाँ, थोड़ा मुंह भगवान ने बोलने के लिए दिया है। गूंगे इंसान की कोई नहीं सुनता है, और गूंगे इंसानों की शादी भी नहीं होती है, ऐसे भटकते रहते हैं। और जब बिना शादी के लोग बोलते हैं, मरते हैं ना, तो आत्मा भटकती है। अब सोच लेते हो क्या करना है। मालूम नहीं मालूम? नहीं सर नहीं मालूम था। यस सर मालूम है, आपने अपने पे बताया था। भूत बन के भटकते रहते हैं। करो सॉल्व।
सर लेड का पायरोमेटलर्जी। तुम तो PQRS ऐसे करके बताओगे ना। हाँ सर। ए का क्या आंसर? सर ए का आंसर है आर। अच्छा मोर देन वन है, सॉरी। ए का आंसर बी का आर और वेरी गुड। और कोई? चलो सर आर और एस। गलत। ये ले सॉल्यूशन चेक कर। सर रोस्टिंग भी तो आ गया समझ में? हाँ सर। ये मेटलर्जी आपकी कंप्लीट, बस क्वेश्चंस बचे हैं। तो अब आज आप मेटलर्जी कंप्लीट कर लोगे। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर।